हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के जो इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पा रही थी, कुछ काम था इसीलिए। तो अभी आज हम लोग ख़त्म करेंगे ये जो PYQ है। बाकी रिमेनिंग PYQ आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस, ये कौन सा काउंसलिंग थ्योरी है जिसमें ये सब कुछ कंबाइन किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, काउंसलर के बिलीफ सिस्टम, फाइंडिंग्स, ठीक है, टेक्निक्स वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा काउंसलिंग प्रोसेस है? तो ये हो जाएगा इक्लेक्टिक काउंसलिंग। क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, सिर्फ एनालिसिस वगैरह होता है, काउंसलर अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, फाइंडिंग्स वगैरह ढूंढते हैं, है ना। तो वो सब कुछ होता है। और जो नॉन डायरेक्टिव है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि टेक्निक वगैरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो ये होगा डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव का कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्लेक्टिक काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, पूछा गया था कि समग्र शिक्षा के अंदर कौन कौन से, समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर कौन कौन से इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे ये है कि समग्र शिक्षा जो है क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक जो एजुकेशन है वो क्वालिटी का होना चाहिए। तो उन्होंने इस स्कीम के अंदर आते हैं SSA, RMSA एंड टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि द मेन कंसर्न ऑफ अ मैनेजर इज़ टू मेक प्रॉफिट। एक मैनेजर का मेन कंसर्न है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कैसे होगा। तो यही एक मैनेजर का मेन कंसर्न है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बोला गया है। और लीडर हैज़ टू वर्क, लीडर को क्या करना चाहिए, लीडर को लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है मैनेजर का मेन कंसर्न क्या है, और यहाँ पे बोला गया कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों को हम लिंक नहीं लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिया है, तो आप लोग पढ़ के देखना। यहाँ पे भी क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें स्टेक होल्डर के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे करिकुलम इवेलुएट किया जाता है। और इजनर मॉडल वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हो, बाद में किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी दिया है कि यहाँ पे टू क्लोजली रिलेटेड कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो ये दोनों है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये बुक किसने लिखा था? तो ये लिखा था, सबको पता है, इवन इलिश ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी करके दिया है। क्यों इजी है? क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियलिज्म में क्या होता है, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये आइडियलिज्म में आते हैं। तो बी के साथ वन वाला एक ही स्टेटमेंट था, तो इसी से आपका आंसर आ जाते हैं। बाकी भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो किया जाता है, बहुत सारे हायरार्कीज होते हैं, ठीक है। काम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज में डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। लोगों के बीच कामों को डिवाइड करके दिया जाता है। मतलब ये प्रोसेस जो है ना, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इसका मेन डिसएडवांटेज है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा छोटा करके है। मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें ऐसे उससे डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो बहुत छोटा हो गया है, हिंदी भी साथ में है इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि महर्षि पतंजलि, हम लोगों ने योगा फिलोसफी पढ़ा था, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चित्तवृत्ति निरोध बोल के एक पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। तो पतंजलि जी ने कौन कौन से 5 काइंड्स ऑफ मेंटल प्रोसेस के बारे में बोला था, उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सा है, कि आप लोगों को याद होगा, अगर मेरे स्लाइड आप लोग देखोगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट था ट्रू नॉलेज, ठीक है। ट्रू नॉलेज था करेक्ट नॉलेज,
जिसको प्रमाणा बोला जाता है, फिर इनकरेक्ट नॉलेज आते हैं, देन हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था, इमेजिनेशन, देन ड्रीम के ज़रिए जो हमें आते हैं, है ना, मेमोरी, ये सब कुछ 5 मेंटल प्रोसेसेस है। अगर उनको सीक्वेंस में लगाया जाएगा तो हमें पहला 2 देखने से ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या था, राइट नॉलेज मतलब करेक्ट नॉलेज, एंड सेकेंड था इनकरेक्ट नॉलेज। तो करेक्ट नॉलेज कहाँ पे है, ट्रू नॉलेज मतलब ए, और फॉल्स नॉलेज मतलब ई, ए के बाद ई, तो ए के बाद ई वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पूछा गया कि व्हाट इज़ नॉट सेड मे बी मोर मीनिंगफुल देन व्हाट इज़ सेड। जो बोला नहीं गया वो भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है जो हम लोग बोलते हैं उससे भी, मतलब जो नॉन वर्बल है वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वर्बल से भी नॉन वर्बल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें किसने ज़्यादा फोकस किया था, गैलोवे ने फोकस किया था, हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में एक्चुअली क्या होता है कि हमें ये स्किल से रिलेटेड है ना, हमें ये इवैल्यूएट करना है कि बच्चों के अंदर किस किस टाइप के स्किल डेवलप हुआ है। तो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन कौन सा स्किल देखना है, बच्चों के अंदर क्या क्या स्किल हम देखना चाहते हैं। तो पहले से वो डिसाइडेड होगा कि हम राइटिंग स्किल देखना चाहते हैं, रीडिंग स्किल देखना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, पहले से हम डिसाइड करने के मतलब एक क्राइटेरिया पहले से ही फिक्स्ड होगा। तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब टेस्ट को भी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, तो वो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरेंज द फर्स्ट 5 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज यूज्ड इन ई लर्निंग। अच्छा, तो ई लर्निंग किस तरीके से दिया जाता है, जैसे हम लोगों ने CAL पढ़ा था, है ना, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कैसे होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर उनको खुद से डिसीजन लेने के लिए देंगे कि उनको कौन सा लिंक फॉलो करना है, क्या करना है, खुद से वो लोग डिसीजन लेंगे। टाइम टू टाइम हम गाइडेंस भी दे सकते हैं, और फिर क्या होगा, उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिया जाता है, एंड लास्ट में फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है इनका सीक्वेंस। देन यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी में सपोर्ट द स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, तो इनमें से कौन सा थ्योरी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में बोला गया कि टीचर को क्या करना चाहिए ना, टीचर को हर एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। किस में एनकरेज करेंगे कि डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना, उनमें एक लिंक आप लोग ढूंढो, इस तरीके से टीचर को एनकरेज करना चाहिए। एंड लिंक वो लोग कैसे ढूंढेंगे, आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट माध्यम है, जैसे ट्विटर है, विकीपीडिया है, ब्लॉग है ना, डिफरेंट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। तो जो भी आपको यूज़ करना है, यूज़ करके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के बीच रिलेशन को ढूंढो, कनेक्शन को ढूंढो, ठीक है। इस तरीके से अपने स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए टीचर को। तो ये एक्चुअली कनेक्टिविज्म है, ठीक है, ये कनेक्टिविज्म का बहुत लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म लगता है, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग होता है कि अगर हम बच्चों को उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उनके बेसिस पे अगर न्यू नॉलेज क्रिएट करने के लिए देंगे, तो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ECCE को कौन से ECCE का जो स्टेज है उस स्टेज का नाम क्या है। तो हमें पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेजेस 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है। आप लोगों को पता है 5+ क्या हो गया अभी, 5+3+3+4, मतलब ये 5 हो गया, 5 फाउंडेशनल स्टेज है इनका नाम। देन सेकेंड जो है इसका नाम क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल स्टेज, देन सेकेंडरी स्टेज, है ना। अच्छा, तो ये हो गया। तो इसका नाम हो, आपको पूछा था कि ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको अभी क्या बोला जाएगा, तो फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडल्ट लर्नर्स। हम लोगों ने एंड्रागोजी पढ़ा था, तो एंड्रागोजी के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोला गया, देखो एंड्रागोजी में क्या होता है ना, एडल्ट लर्नर से रिलेटेड है। एडल्ट लर्नर के पास प्रीवियस नॉलेज बहुत सारे होते हैं एंड जो उन लोगों के एडुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है, यहाँ पे बोला गया कि प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस का रोल लिमिटेड है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आप क्या करोगे, बी को रिमूव करोगे। तो बी को जब रिमूव किया तो हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि स्कूल कम्प्लेक्स का मेन काम क्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्कूल कम्प्लेक्स का मेन एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स एफिशिएंसी है ना, रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाए एंड मोर इफेक्टिव फंक्शनिंग कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ इफेक्टिव हो। मतलब स्कूल के फंक्शनिंग, स्कूल कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, जो कुछ भी है स्कूल सिस्टम में वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। ये चाहते हैं हर एक स्कूल कम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में बोला गया कि कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि जो स्कूल लीडर्स थे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सब ने ना ऑब्जेक्ट किया था, मतलब सपोर्ट नहीं किया, ऐसे बोला गया। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम लोग के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन की स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एंड सेकंड इज द फॉल्स। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ये स्टार्ट हुआ था एक कोटेशन से। कोटेशन है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। तो ये कोटेशन किसके ऐसे से लिया गया था, ये पूछा था। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग जूम करके देख सकते हो कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, तो देखो पहले हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम डाटा कलेक्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चनरी यूज़ करेंगे या क्या यूज़ करेंगे, वो है इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट डिसाइड किया। उसके बाद हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सैंपल सिलेक्ट करेंगे, फिर हम परमिशन लेंगे उन सैंपल से, डाटा कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेंगे। तो सी आ गया। उसके बाद हम सैंपल को अप्रोच करेंगे, मतलब उन लोगों से डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे एंड लास्ट में क्या होगा, जब उन लोगों के साथ मिलेंगे हम, फिर उनको वो इंस्ट्रूमेंट हम देंगे, मतलब जो क्वेश्चनरी है वो उनको दे देंगे, ठीक है। ADCEB। तो फिर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी भी हम लोगों ने बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा हुआ है, तो एक ही से हो जाएगा। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, कंटेंट पार्ट से रिलेटेड होता है, मटेरियल पार्ट से रिलेटेड है ना। हमें जो भी मेज़र करना है, आपको अगर इंटेलिजेंस मेज़र करना है तो आप जो क्वेश्चन पेपर यूज़ करोगे वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी मटेरियल के साथ डील करते हैं। बाकी भी आप लोग देख लेना। कंकरेंट वैलिडिटी प्रेजेंट टाइम के साथ, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी फ्यूचर टाइम के साथ डील करते हैं, ठीक है। और बाकी आपका क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किसी पर्टिकुलर ट्रेट के साथ डील करते हैं। कोई भी ट्रेट हमें मेज़र करना है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैच कर लो। बिहेवियर से आ गया बिहेवियरिज्म, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लर्निंग हैपेंस व्हेन अ लर्नर ऑब्टेन्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो बिहेवियरिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए के साथ 5, वैसे 3 ऑप्शन में था तो बी भी देखना पड़ेगा। बी देखो, लर्निंग इज अबाउट इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस एंड और द हैंडलिंग ऑफ सिम्बॉल्स इन द माइंड। लर्निंग क्या होता है कि हम कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ रिलेटेड है बोला, तो ये कॉग्निटिविज्म कहते हैं। तो बी के साथ 4, ए के साथ 5, बी के साथ 4 वाला एक ही ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज ये ख़त्म हो गया हम लोग का इवनिंग शिफ्ट का जो भी क्वेश्चंस बाकी था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके का डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम बहुत पास है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। आने का टाइम पे भी मुझे फॉलो कर लेना एंड फॉलो करने के लिए कोड है अनुकंपा, ठीक है। अनुकंपा कोड यूज़ करके आप वहाँ पे जो भी फ्री क्लासेस है वो देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, तभी सबको सक्सेस मिलना है।
ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।